अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं रीना शिगरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाकायदा तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं कर सकी, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पंजाब में कई रोज से डेरे डाले हुए हैं, जहां वो जलसों के दौरान नून लीग को भरपूर तरीके से ललकार रहे हैं। पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी हो या पार्टी मंशूर और मुस्तकबिल का माशी रोड मैप, बिलावल भुट्टो हर महाज पर नून लीग को खुला चैलेंज दे रहे हैं। तहम नून अपने निशाने पर लेने के साथ साथ बिलावल भुट्टो पीटीआई वोटर्स से एक मुनफरिद अंदाज में वोट मांग रहे हैं और इसकी वजह वो कुछ इस तरह से बयान कर रहे हैं। पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं। नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं। मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूं, आए मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूं। दूसरी जानिब बल्ले के निशान से महरूम होने और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी माहौल से बज़ाहिर खासी दूर नजर आ रही है। अगरचे इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट के बाद पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने महदूद पैमाने पर इंतखाबी मुहिम शुरू जरूर की है, मगर नौबत अभी बड़े जलसों तक नहीं आ पाई। इसी तनाजुर में जेल में कैद बानी चेयरमैन पीटीआई ने आज पार्टी को इंतखाबी मुहिम शुरू करने का बाज़ाब्ता तौर पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसका ऐलान उनसे मुलाकात करने वाले बैरिस्टर अली जफर साहब ने कर दिया है। इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, कुछ दिन रह गए हैं, तो आन साहब ने कहा है कि इतवार से कैंपेन को ओपन कर दें और इसको जारी रखें 8 फरवरी तक। पीटीआई भले इंतखाबी मुहिम शुरू करे या ना करे, मगर इससे कबल ही पार्टी की जानिब से अपने आजाद उम्मीदवारों से कामयाबी की सूरत में पार्टी से वफादारी का हल्फ लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीनियर वकील और लाहौर के NA 128 से पीटीआई के इंतखाबी उम्मीदवार सलमान अकरम राजा साहब की फुटेज सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो चुकी है, जिसमें उनको कुरान पाक पर इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी से वफादार रहने और पीटीआई पार्लिमानी ग्रुप का हिस्सा रहने का हलफ उठाते देखा जा सकता है। ये फुटेज उन हालात और खदशात की तर्जुमानी कर रही है जिनके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में जाना पड़ रहा है और अपने बानी चेयरमैन की हिदायत पर इंतखाबी मुहिम शुरू करना पड़ रही है। नवाज शरीफ साहब और नून लीग की अगर बात की जाए तो जलसों और रैलियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, मगर इसके बावजूद नून लीग का इंतखाबी मंशूर और अवाम के लिए उसका माशी रोड मैप एक रूठे हुए वोटर की तरह उसके कैंप से गायब दिखाई दे रहा है। आज ही के दिन नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब ने जलसों और रैलियों से खिताब किया है, मगर नून लीग के तीनों मरकजी रहनुमा मंशूर देने में आज भी नाकाम दिखाई दिए। मानसेरा जलसे में नवाज शरीफ साहब ने मुझे क्यों निकाला वाले बयानिए को ही आज भी कुछ इस तरह से दोहराया। ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता। आज यहाँ वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया, आज तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ। इलेक्शन और सियासी मैदान से हटकर सुप्रीम कोर्ट से अदालती कार्रवाई की कवरेज करने वाले कोर्ट रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स सहाफियों के लिए सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया की जानिब से एक नया ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट अहाते में किसी भी सहाफी को इंटरव्यू का वीडियो क्लिप बनाने और यूट्यूब प्रोग्राम्स करने की इजाजत नहीं होगी। अहम केसेस की समाअत के दौरान सहाफियों को महदूद तादाद में रसाई दी जाएगी और एक सहाफती इदारे की नुमाइंदगी सिर्फ एक सहाफी ही कर सकेगा। ताहम बाद में इस नोटिफिकेशन के इजरा के बाद सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया की जानिब से यह वजाहत पेश की गई है कि ज़ाब्ता अखलाक में कोई तब्दीली नहीं की गई। इसके साथ साथ जनवरी के अदालती फैसले के बाद सोशल मीडिया पर चलने वाली जजेस मुखालिफ मुहिम के हवाले से बनाई गई JIT का काम जारी है और अब तक इस मुहिम में मुलव्वस 500 से जायद सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही का दावा किया जा रहा है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी साहब के बकौल JIT का दायरा कार सिर्फ 13 जनवरी के बाद से चलने वाली सोशल मीडिया मुहिम तक ही महदूद हो। आज के प्रोग्राम सवाल से आगे में हमारा फोकस होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स से वोट क्यों मांग रहे हैं। बिलावल भुट्टो की पंजाब में नवाज शरीफ को ललकार क्या बता रही है। नवाज शरीफ को मंशूर देने में क्या रुकावट दरपेश है। सोशल मीडिया JIT का टारगेट कौन होगा और सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर्स के अदालती अहाते में प्रोग्राम करने पर पाबंदी क्यों लगा दी। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एतजाज एहसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर माहिर आईन कानून। अस्सलाम वालेकुम एतजाज साहब, वेलकम टू द शो सर।
एजाज साहब, सबसे पहले तो बिलावल साहब ने जो कल लाहौर जलसे में बड़ा इंप्रेसिव क्राउड था वैसे, और उन नंबर्स से जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पीटीआई वोटर्स को, बल्कि उन्होंने ये कहा कि नून लीग कारकुनों को जेल में डलवा कर पीटीआई से इंतकाम लेना चाह रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स बिलावल का साथ दें, वो इंतकामी सियासत को दफन कर देंगे। तो बिलावल भुट्टो साहब को ये अपील सबसे पहले तो क्यों करना पड़ रही है? क्या उनको ये यकीन है कि पीटीआई का मायूस वोटर पीपल्स पार्टी को वोट डाल सकता है? पीटीआई का वोटर बुनियादी तौर पे एक इंडिपेंडेंट वोटर होगा और कहीं ना कहीं ऐसा तो रात भी हो जाएगा शायद कि दो बंदे, अब चूंकि पीटीआई का टिकट सच नहीं है और एज सच पीटीआई की इन ऑन दी डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एग्जिस्टेंस उसकी है, बिकॉज इट इज नॉट ए पार्टी जो कि डिसॉल्व की गई है अंडर आर्टिकल 70। तो पार्टी है लेकिन उसके वोटर्स में, उसके कैंडिडेट्स में या जो नॉमिनी ना भी हो, जो उसके मेंबर्स ने डाले होंगे नॉमिनेशन पेपर, वो 2 या 3 में अगर कोई इख्तिलाफ हो जाता है तो कोई ऐसे निकल आएंगे जो पार्टी के साथ वाबस्तगी उनकी नहीं है, इस लिहाज से कि उन्होंने पार्टी के को डिफाई भी किया है, तो उनसे बातचीत होना बिल्कुल जायज़ है और मुमकिन है। एजाज साहब, यानी कि फिर ऐसी कानूनी वजह को समझते हुए बिलावल साहब समझते हैं कि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ आ सकते हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ अगर उनको टिकट जारी हुआ हो और टिकट रिकग्नाइज किया हो उसने रिटर्निंग अफसर ने, फिर तो नहीं जा सकते, लेकिन कानूनी एतबार से वो जा सकते हैं अगर उनका टिकट रिकग्नाइज नहीं हुआ और उनको अलहदा सिंबल मिला है। फिर वो पार्टी कहीं थोड़ा उस लिहाज से नहीं है पार्टी में until they declare themselves as members of the party, और वो within 3 days मेरा ख्याल है इनमें से ज्यादातर वैसे डिक्लेयर कर देंगे कि दे आर पीटीआई मेंबर। इतना तो होल्ड होता है वोटर का और लोगों का ओवर द कैंडिडेट के 3 दिन 4 दिन तो सौदेबाजी नहीं करेगा एकदम, वो तो लोग उसके उसकी गलियों में जुलूस निकाल देंगे और लोग गिराओ करेंगे और उसका सोशल बॉयकॉट करेंगे। हाँ, 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद अगर वो फिर भी आजाद रहता है और वो चेंज करता है अपनी माइंड तो कर सकेगा, बट आई डोंट थिंक वेरी मेनी पीपल विल बी एबल टू डेयर लीव द पार्टी that has nominated them, even though it is not recognized in law as the party that that they belong to. So इसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस आएंगी और एक सिचुएशन तो मैं समझता हूँ कि ज्यादातर जो है शायद सारे के सारे ही उन पे इतना सोशल दबाव तो शुरू में होगा कि वो 3 दिन में रजिस्टर अपने आप को कराएं विद पीटीआई, तो फिर तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं होगा। राइट, इंडिपेंडेंट हो गए तो उनका फिर इख्तियार होगा कानूनन कि वो जिधर जाना चाहें। बट एजाज साहब, कुछ चेमोगोइयाँ ये भी हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि पार्टी जो है वो 8 फरवरी से कबल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने का सोच रही है। सो यू थिंक कि ये फिर मखमसा ऐसी सूरत-ए-हाल में हल हो सकेगा? मखमसा अब देखें, ये इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल बददियानत है ना, टोटली कंप्लीटली। इसकी तो वायरिंग ही ऐसी हुई है। अब इन्होंने आज छोड़ी हुई है कि जी बैलेट पेपर छपने चले गए। भाई इतनी आपको क्या जल्दी है बैलेट पेपर को छपने जाने की? वो सिर्फ इसलिए कि बाद में अदालत भी कहे, बुलाए है हाईकोर्ट और कहे कि आप ये अगर एक निशान रह गया इसको डालो उसमें, तो ये कहें जी आपको पता नहीं कितने करोड़ बैलेट पेपर छप गए हैं, अब
हमें पैसा दें, हम कागज फिर मंगाएं, फिर ऑर्डर प्लेस करें, स्याही भी लेनी होती है, इनकी स्पेशल इंक होती है जिससे ये लिखा जाता है बैलेट पेपर पे, और वो भी स्पेशल कागज भी स्पेशल होता है जो कि कोई जाली वोट ना बना सके, उसकी कॉपी ना कर सके। तो ये अब हमारे पास तो हमने तो अब इन्होंने अरबा रुपए का या कम से कम सेवरल करोड़ का 70-80 करोड़ का जो सरमाया है वो कागजों पे लगा दिया होगा इस वक्त तक, ताकि ये कहे कि जी ये तो अब नहीं हो सकता, या हमें 70 करोड़ में और जो 1-2 अरब रुपया और दे, या फिर किसी को चलने दें। राइट, but Ezzaz साहब, कमिंग बैक टू दैट सेम क्वेश्चन वेयर आई आस्क्ड के बिलावल साहब जो अब पीटीआई वोटर्स की तरफ देख रहे हैं, आपके ख्याल में पीटीआई का वो वोटर जो है जिनसे बिलावल साहब वोट मांग रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देगा? क्योंकि ये वही वोटर है जिसने अप्रैल 2022 को पीटीआई हुकूमत को गिराने के लिए बिलावल भुट्टो साहब को की जो पीपल्स पार्टी है उसको अपना हिस्सा डालते हुए देखा है। वो वोटर आखिर पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों देखेगा, क्यों उनको वोट देगा? देखो, आपने दो बातें अलग की है, लेट्स जस्ट कंसेप्चुअलाइज। पहले आपने बात की है जिसका मैंने जवाब आपको किया है कि पीटीआई का मेंबर जो हो गया है उसको अगर बिलावल साहब एंटाइज कर रहा है तो उसकी क्या कानूनी हैसियत है? अब आप कह रही हैं वोटर को अपनी तरफ राग़िब करना तो हर पार्टी का हक है, वो तो हर शख्स का हक है। हाँ, अगर मेंबर इलेक्ट हो जाए, मेंबर इलेक्ट पे आपने पहले बात की है, उसका हम बात कर चुके हैं। अब वोटर पे तो बिलावल खड़े हैं या इमरान खड़े हैं या कोई भी खड़ा है, किसी पार्टी का भी, वोटर को तो अट्रैक्ट करना ही सारी इलेक्शन का मामला ही इसी पे है, मसला ही इसी पे है। तो व्हेन ही सेड नौजवानों, तो दैट वाज नॉट ए क्रॉसिंग द रेड लाइन और एनीथिंग, दैट वाज clearly any candidate, if I were a candidate, I would be asking for selling myself and selling myself politically, I mean, and saying कि जी मुझे आप वोट दो क्योंकि मैं आपकी जिसके साथ वोट के साथ वाबस्तगी है उससे बेहतर हूँ। यही तो इलेक्शन है इस बारे में। राइट, बट एजाज साहब, इन हालात में जो जिस नशेबो फराज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरी है, ऐसी हालत में जहां पर पीटीआई का वोटर जो है वो बड़ा मायूस नजर आता है, वो पीपल्स पार्टी को वोट दे सकता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में वोट देने का तो उसका हक है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी इस वक्त भी कंप्लेन कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में, और वो जो पिछली गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने जो ज्यादतियां की हुई हैं उनसे डिस्टेंस कर रही है अपने आप को, और आइंदा के लिए एक नया अमल दे रही है कि सब मिलके चले। ये तो एक बात है, ये तो पीपल्स पार्टी का भी और पीटीआई के वालों का भी और नून वालों का भी और मौलाना फजल रहमान का भी हर एक का हक है कि वो अपने लिए वोट मांगे, और वो वोट कहीं से तो टूट के आएगा ही। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड को इस तरह खराब कर रहे हैं आपके ख्याल में या कुछ, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। आई एम क्वाइट श्योर ऑफ दैट। एंड वो उस पर चेयरमैन बिलावल ने भी बात की है, जलसे में मैंने भी बात की है, और चेयरमैन बिलावल की ज्यादा इस मामले में मोतबर शहादत है कि पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी अनलेवलिंग ऑफ प्लेइंग फील्ड का, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि किसी लीडर को गिरफ्तार न रखा जाए, पाबंद सलासल न किया जाए, और फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड हो। बिल्कुल। और एजाज साहब,
आप भी अपनी पोजीशन मेंटेन करते हुए, कतई कलामी की माफी, लेकिन यू ऑल्सो मेंटेन योर पोजीशन जहां पर आप कहते हैं कि एक पार्टी के करोड़ों वोटर को डिसइंफ्रेंचाइज करना गलत है। बिलावल साहब, अभी आपने जिस तरह से कहा कि पीपल्स पार्टी अपने आप को गुज़िश्ता हुकूमत की जो कारकर्दगी थी अगरचे उससे अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, और बिलावल साहब ने तो यहां तक कह दिया है कि वो पीडीएम हुकूमत छोड़ना चाहते थे, मगर जरदारी साहब ने कहा कि उन्होंने नून लीग को जबान दे रखी है और इसलिए वो नून लीग को धोखा नहीं दे सकते। तो फिर क्या ये समझा जाए एजाज साहब के पीडीएम हुकूमत का साथ देने का फैसला सिर्फ जरदारी साहब का ही था? नहीं, जरदारी साहब का तो आई डोंट थिंक था। मैं उस वक्त इतना अमीन नहीं था इन बातों का, सो आई कांट से, बट पीपल लाइक कमर जमान कहरा और द मोस्ट आई थिंक रिलायबल पर्सन टुडे इन पॉलिटिक्स, वो फ्रिंज में रहते हैं, फरुखुल्लाह बाबर, उन जैसे लोगों ने भी ये कहा है, बात की है कि कोई हमारा इरादा इस किस्म का नहीं था, एंड दैट नून लीग ने बहुत सारी पॉलिसी हमारी बिहाइंड आवर बैक वो तय कर लेते थे। लंदन में तो दोनों भाई बैठ के तय कर लेते थे और वो प्राइम मिनिस्टर आके उसकी पॉलिसी बना के चला देते थे। और इसमें वो भी उन्होंने बताया आपको, चेयरमैन बिलावल ने, कि किस तरह ही वांटेड टू गेट आउट ऑफ द मिनिस्ट्री, बट ये बिल्कुल ठीक है। जरदारी साहब ने कहा कि मैं अर्ज दे चुका हूँ उनको कि वी विल नॉट डिस्टर्ब यू इन योर गवर्नमेंट अगर आप बनी। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी कहा हुआ था। एजाज साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करनी है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद, और एजाज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है। एजाज साहब, आपके ख्याल में जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाह रहे हैं वो अब तक मंशूर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपके ख्याल में उनके पास है नहीं या बन नहीं पा रहा? बदअवास हुए हैं जी, बदअवास हुए हैं। एक तरफ तो वो खान को तोड़ नहीं सके और उसको इसमें कोई शक नहीं है, और ये सरप्राइज है। ये तो कहते थे कि उसके 2 दिन सिगरेट बंद करेंगे तो वो लेट जाएगा और चीखे मारेगा और कहेगा मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। ये इनके लिए बहुत बड़ा धचका लगा, इनके लिए बहुत बड़ी सरप्राइज है। दूसरी बात यह है कि इनको अपनी मुकत भी नजर आनी शुरू हो गई है कि ये मुकत वो नहीं है कि जो पहले जब वो कहती थी बड़े बड़े जलसों में मरियम बीबी कि वो पहले फितने को अंदर करो, फिर फितने को सजा दो, फिर फितने को जेल से निकलने ना दो, उसकी अपील भी डिसमिस करो, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, फिर मैं आऊंगी। मैं उस बीबी के बारे में सिर्फ एक चीज रिकग्नाइज करता हूँ, एक चीज तो करता हूँ और भी करता हूँ, पर एक चीज तो कि वो शी वॉज द ओनली लेडी इन द शरीफ क्लैन हु केम टू पाकिस्तान, और उसने कैंपेन चलाई, वो पीएमएल नवाज के वोटर को जगाया और मुतारक किया। उसके भाई तक नहीं आए, उसके भाई ना वालदा की फौतीदगी पे ना दादी की फौतीदगी पे वो आए ही नहीं, इधर वो डरे बैठे रहे लंदन। अब मियाँ साहब भी वो डर खौफ सारे लेके आ गए हैं पाकिस्तान, और उसी तरह डर रहे हैं। अब वो घबरा रहे हैं कि ये बिलावल भी एक ये यंग सा बंदा रिंग मास्टर कहाँ से बन गया, ये छड़ियाँ हिला रहे हैं और शेर उनके उसकी ताबेदारी में बैठ रहे हैं और उठ रहे हैं और खड़े हो रहे हैं, और एंड ही इज रियली पुट हिम इन अ कॉर्नर के भाई निकलो बाहर, तुम किधर कहाँ छुप गए हो, आके एक जलसा नहीं किया, एक स्ट्रीट रैली नहीं की। आज एक की है उन्होंने मनसेरा में जाके, जी। वरना कल वाली परसों वाली आज एक तकरीर भी कर दी है थोड़ी सी। लेकिन और आज उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम बनने नहीं आए हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। बट एजाज साहब, पंजाब की हद तक बतौर एक सीनियर सियासतदान आप नून लीग को कहाँ देख रहे हैं? बहुत पीछे, बहुत पीछे। ये वो पंजाब है ही नहीं जिस पंजाब को वो छोड़ के गए थे। ये पंजाब वो पंजाब, ये पंजाब ने देखा है कि किस तरह छत में से सुराख करके
और जगह बना के छत तोड़ के और ये वहाँ निकले हैं और लंदन पहुंचे हैं, जिस के लिए इनके वीजे भी सारे पहले से उनका एहतमाम किया गया, और वो गए इलाज कराने। वो पंजाब वाला देख रहा है कि हर दफा ये तो भाग जाते हैं। बीबी कहती है कि जी भागने वाला नहीं है, वो तो रुकने वाला ही नहीं है नवाज शरीफ। वो तो अगर उसको मौका मिलता है पहले कोशिश करके पूरा एहतमाम करके क्लिंटन से, हरेरी से, सऊदी बादशाह से, फिर उनके वो निकलता है और सरूर पैलेस चला जाता है जेल से। दिसंबर 2000 में जो किया, अब लंदन चले गए, 4 साल वहाँ बैठे रहे, 4 हफ्ते का कह के। राइट एजाज साहब, और आखिर में सिर्फ ब्रीफली मुझे ये बता दीजिएगा, मैं एक सवाल बीच में आपसे करना चाह रही थी। जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से बात कर रहे थे, सलमान अकरम जाज़द साहब आप जानते हैं एक मारूफ वकील हैं, और उनको अब ये नौबत आ चुकी है कि कुरान पाक पे हाथ रख के हल्फ उठाना पड़ रहा है, और ये कहना पड़ रहा है कि वो PTI से वफादारी जो है वो निभाएंगे और आखिरी वक्त तक जीतने की भी सूरत में। सो आपके ख्याल में ये क्यों करना पड़ रहा है? क्या उन्हें ये करना चाहिए था? कुरान पे हल्फ लेना और इस किस्म की बात करना तो शायद उनको कहीं, मैं कहता हूँ, महंगी ना पड़ जाए। जहाँ जहाँ उन्होंने ये फोटोग्राफ्स या वीडियोस बनाए नहीं है, उनको चाहिए उनको जाया करें और या तिजोरियों में बंद करके रखें और इसकी तशहीर ना करें। ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, पर ये है कि जिसने पब्लिकली हल्फ उठा लिया इस किस्म का, उसके लिए ये हमारे माशरे में मुश्किल हो जाता है बाद में कुरान पे हल्फ लिया हुआ उससे इनराफ करने का। सो उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। बट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एजाज साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। सीनियर माहिर आईन कानून, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब एजाज एहसन साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब बदहवास हो गए हैं। इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल नजर आ रही है, जहां पर वो कहते हैं कि पंजाब अब नून लीग को नवाज शरीफ साहब में वो शाइन नहीं देख पा रहा या वो शाइन नजर नहीं आ रही। पंजाब में नून लीग एजाज एहसन साहब के बकौल बहुत दूर पंजाब से हो चुकी है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल साहब पर कोई कदगन नहीं, वो वोटर्स को जो है वो उनसे अपील कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जमात के वोटर्स हों, वोटर्स से अपील करना उनका हक है, उन पे कोई कदगन नहीं है, और वो वोटर से ही बिलावल भुट्टो साहब जो है वो कह रहे हैं कि उन्हें वोट दिया जाए और उन्हें आगे अगला वजीर आजम बनाया जाए। बट साथ साथ यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी हवाले से, जहाँ पर एजाज साहब की एक पोजीशन जो है वो मेंटेन करते हुए आए हैं, वो कहते हैं बददियानत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिनकी जानिब से जो स्टेप्स देखे गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उनका सिंबल लेने के हद से मुतालिक, वो भी तमाम सूरत हाल साहब के सामने है। अब लेट्स सी, ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब जो अहम नौयत के मुकदमात की कवरेज कौन रिपोर्टर्स कर सकते हैं, कौन नहीं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आज सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया की जानिब से कोर्ट रिपोर्टर्स और सुप्रीम कोर्ट मुकदमात की जो अहम नौयत के मुकदमात हैं उनकी कवरेज करने वाले जो सहाफ़ी हैं और यूट्यूबर्स हैं, उनके हवाले से जारी होने वाली रेगुलेशन से मुतालिक एक जो नोटिफिकेशन आया है सामने, उस पर बात करेंगे, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अहाते में वीडियो क्लिप्स बनाने और यूट्यूब प्रोग्राम्स करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट मुकदमात की कवरेज अब सिर्फ वही सहाफ़ी कर सकेंगे जिनके पास अपने मुतल्लिका इदारे का कार्ड होगा, जबकि एक सहाफ़ी इदारे से, सहाफ़ती इदारे से एक ही शख्स जो है वो रिप्रेजेंट कर सकेगा, वो आ सकेगा। सो इस मामले के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इस पर अपेरेंटली कहा जा रहा है कि ये नई रेगुलेशंस नहीं है, कुछ मजीद भी लिस्ट सामने आई है, इस पर गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हसनात मलिक साहब, और साथ साथ हमारे साथ पैनल में शामिल हैं साकिब बशीर साहब। हसनात साहब अस्सलाम वालेकुम, साकिब साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने
करने के लिए। सबसे पहले तो बसात आप बताइएगा, ये जो नोटिफिकेशन सामने आया जो बड़ा एक तहलका मचा दिया है, ये नया कोई ज़ाब्ता, नए कोई रेगुलेशन सामने आई है और ये नौबत क्यों आई है, इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, या अचानक से या कुछ था कुछ पाइपलाइन में? देखिए, ये चीज़ जो थी, नोटिफिकेशन जो था, ये सब के लिए हैरानगी थी। इसमें 2-3 ऐसी चीज़ें थीं जिस पे हमने वजाहत भी चाहिए और अब वजाहत दे दी गई। एक ये कहा गया कि जी हर मीडिया हाउस का एक जर्नलिस्ट हो, तो कई मीडिया हाउस की अखबार भी है, टीवी चैनल भी है, तो क्या होगा इस तरह, ये पूछा। दूसरा ये था कि जी ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड ज़रूरी है। बहुत सारे फ्रीलांस हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या वो नहीं अलाउ होंगे इस। तो ये जब चीज़ें चली थोड़ा 2-3 घंटे बाद, तो क्लैरिफिकेशन पीआरओ साहब की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ की तरफ से आई कि नहीं, उसी तरह ही चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। और फिर अल्टरनेट जो है वो एक मीडिया जर्नलिस्ट की जो उनको एंट्री के हवाले से एक लिस्ट भी जारी हुई, और उसमें काफ़ी जर्नलिस्ट को कहा गया कि ये जर्नलिस्ट भी आ सकते हैं। लेकिन एक बाज़ाहिर ये लग रहा है कि रेगुलेशन तो की गई है सुप्रीम, अब हर जर्नलिस्ट जो है वो इस जो ये नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद हर जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर उसने आना है तो या तो वो पीआरओ के जरिए थ्रू आए और फिर वो अपनी एंट्री कराए, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। सो ये नया इकदाम लिया गया है इनकी जानिब से, ये मेरा ख्याल है कि इस तरह तो ये जिस तरह की नोटिफिकेशन आया, अगर ये पुरानी चीज थी तो फिर नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। और अभी तक कोई रिजॉइंडर भी उनकी तरफ से नहीं आया है? नहीं, वो वजाहत वैसे की गई है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो जर्नलिस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं किसी को पाबंदी नहीं। आपके लिए ये शॉकिंग था? मेरा ख्याल है कि टाइमिंग ऐसी थी कि लोगों ने फिर इसको 13 जनवरी के बाद, और फिर जीआईटी जो हुकूमत ने बनाई जो जुडिशरी पे क्रिटिसिज्म किया, और आज जीआईटी हुकूमत ने कहा कि सिर्फ वो 13 जनवरी के बाद की क्रिटिसिज्म को देखी, तो उसके बाद इस पे शकूक शुबहात बढ़े हैं। मैं इस पे भी जरूर आऊंगी, क्योंकि 500 से जायद सोशल मीडिया अकाउंट्स वो ट्रैक आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, उस पर भी जरा आते हैं। मैं साकिब साहब, जरा आप भी बताइएगा, और स्पेशली इन हालात में जब 2 रोज कबल आप भी मौजूद थे, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स और जो रिपोर्टिंग के हवाले से तरबियती वर्कशॉप थी, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने वो ये कह रहे थे कि मालूम जो इंफॉर्मेशन है उस तक रसाई तो हर शहरी का बुनियादी हक है, भले आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें। अब तो फिर आज ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, आपके नजदीक इसकी आप क्या वजह समझते हैं, और क्या ये चीफ साहब की मंजूरी से जारी हुआ है आपके ख्याल में? नहीं, वो तो यकीनी तौर पर उनकी मंजूरी के बगैर तो पीआरओ कुछ भी नहीं कर सकता, और उनके सिग्नेचर के साथ ये आया है, और उनकी इल्म में लाए बगैर कुछ भी नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट से। कदरे जो है वो मेरे लिए हैरान कुन इसलिए है कि 13 मार्च के बाद ये आया है, और 13 मार्च के बाद आपने देखा कि बहुत सारे जनवरी फैसले पर जो है वो तनकीद भी की थी। ये एक रेगुलेशन करना कोई हर्ज नहीं है, उसमें चले रेगुलेट कर ले, लेकिन असल में होता ये है कि इसको बाज़ औक़ात एक मिसयूज जो है वो किया जाता है कि जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते, जो परमानेंटली नहीं आते सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको आप जो है वो रोकना शुरू कर दें। इसमें एक चीज और भी है कि तमाम जो कोर्ट्स हैं वो ओपन कोर्ट्स हैं, और वहां पे मीडिया की एक्सेस को आप डिनाई वैसे नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अगर कोई करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो इसके बड़े ही जो है वो मनफी असरात इस लिहाज से होंगे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या जो मुल्क भर की हाई कोर्ट्स है वहां पे भी, या जो सेशन कोर्ट्स है, जो कचहरियां है, वो कहेंगे कि जब हम मतलब उनको ये कहते हैं कि ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं कि आप हमें जो एंट्री है वो डिनाई कर सकते हैं, तो वो ये जो नोटिफिकेशन, ये जो चीजें चल रही हैं, ये बतौर सबूत हमारे सामने रखेंगे कि जी ये देखें सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो ये एक मेरा ख्याल है इसके असरात मनफी ही होंगे। और इससे कबल भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस 3-4 गुजरे हैं, उन पर क्या क्या क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, और कैसी कैसी क्रिटिसिज्म नहीं हुई, और किस किस तरह उनकी फैमिलीज को हिट किया गया पूरी गवर्नमेंट की जानिब से, और पूरे जलसे किए गए और तकरीर में किया गया, लेकिन उनकी जानिब से कदरे तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। और अब भी बेहतर होता कि तहम्मुल करते, और इस चीजों को थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस टाइम पे इस किस्म की रेगुलेशंस का आना, इसका लेटर का आना, ये कदरे हैरान कौन है। फिर दूसरी जो आपने बात की कि जो निगरान हुकूमत है वो कहती है कि हमने 500 अकाउंट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अच्छा, मेरे लिए जो थोड़ा सा हैरान कौन है, असरात मलिक साहब से ये आप जरूर पूछिएगा, वो भी अपना कमेंट जरूर दें, तो कि इन्होंने एक रिपोर्ट जमा कराई थी
जो साकिब निसार साहब के बेटे हैं नजमुल साकिब, जी। उनकी कोई ऑडियो लीक थी, इसी तरह बुशरा बीबी और सरदार लतीफ खोसा की ऑडियो लीक थी। बिल्कुल। वहां पे हुकूमत ने एक रिपोर्ट जमा कराई थी कि वो ऑडियो लीक जिस ट्विटर अकाउंट से अपलोड हुई थी, उस किस्म के अकाउंट सर तक हमारी एक्सेस ही नहीं है। हमारी ना सलाहियत है, ना एक्सेस है, ना कोई हमें एक्सेस देता है, ना हम कर सकते हैं। पिछले 4, 5, 6 माह से जो जस्टिस बाबर सत्तार है वो कोशिश कर रहे हैं, पूरी जो हुकूमत है मतलब वज़ीर आज़म ऑफिस से लेकर नीचे तक हर बंदा कह रहा है हम ना एक्सेस कर सकते हैं, ना की जा सकती है, ये कोई स्पेशल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ 500 अकाउंट्स पर कैसे एक्सेस हो गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। राइट। हसनात साहब इस पर जरूर कमेंट करें, और साथ साथ बज़ाहिर लग रहा है कि यूट्यूबर्स ही निशाने पर नजर आ रहे हैं ज्यादा, और 13 जनवरी की बात की अगर सूरत-ए-हाल को ही सिर्फ फोकस करना है, बट आप जानते हैं इवन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप लोग जब रिपोर्ट कर रहे होते हैं, अहम नौयत के केसेस पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सो 2 मिनट या 1.5 मिनट से ज्यादा वो बीपर भी नहीं होता है टाइम्स रिपोर्टर का। बहुत चीजें होती है, बहुत उस केस के हवाले से डिटेल्स होती है जो आप लोग अपने यूट्यूब के जरिए आवाम तक पहुंचा रहे होते हैं। ऐसे में अगर ये कदगने लगेंगी तो क्या हम यूट्यूबर्स और वो जो लोग जिनका जो जरिए माश ही अब यूट्यूब के जरिए है, आपको याद है जैसे अतर मिनल्ला साहब ने भी 2 रोज कबल ये बात बोली थी, कमर्शियल इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली मौजूद है, और उनका क्या बनेगा? मेरा नहीं ख्याल कि अब इस मामले में इस तरह हुकूमत सुप्रीम कोर्ट आगे जाए और यूट्यूबर को इस तरह बैन करे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी ये आवाज़ें आएंगी, जिस तरह जैसे अतर मिनल्ला साहब की स्पीच थी, बिल्कुल बड़ी वाज़ेह थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो मर्जी कोई कहे, और आप रिपोर्टर पर असरअंदाज नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ये जो इकदाम किया गया है सुप्रीम कोर्ट के, इसकी चिलिंग इफेक्ट है। बात यह है कि हुकूमत इसको इस्तेमाल करती है। जस्टिस काजी फैसल खुद विक्टिम, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म कंपेन जो चलाएगी और उनके खिलाफ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, ऐसी ऐसी लैंग्वेज जो हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो एक बड़ी गलत थी। उसको बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो कंपेन तो चल रही है मई 2019 से, जब रेफरेंस फाइल हुआ, और कौन कौन थे यहाँ? वकार सेठ जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सिटिंग मिनिस्टर ने कहा कि वो दिमागी उनका मुआयना होना चाहिए, ये इस तरह की बातें हुई, क्या कुछ नहीं कहा गया। इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, साकिब साहब बता सकते हैं क्या कुछ उनके हवाले से चला। अतर मिनल्ला जो हैं, उनका जब साइफर में आया नोट, उनके हवाले से उनकी फैमिली का बायोडाटा सारा कुछ जो वो अपलोड करवा दिया गया। अब सिर्फ 13 जनवरी, सिर्फ वजह यह है कि जो मसला यह है कि हुकूमत चाह रही थी उनकी या मंशा के मुताबिक फैसला आया, नून लीग की भी मंशा के, तो जस्टिस काजी फैसल की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये चीज़ें की जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम चीफ जस्टिस काजी फैसल को खुद देखना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करके जो डिसेंट करते हैं जर्नलिस्ट, जो क्वेश्चन करते हैं हुकूमत के, कहीं उनको तो नहीं टारगेट किया जा रहा। ये बात उनको भी ज़रूरी है इस मामले में देखना कि कहीं से सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ये बड़ा ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट पे। अदरवाइज जिस तरह इलेक्शन का सारा मलबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे आ गया 13 जनवरी पे, ये मामला भी जो भी क्रैकडाउन होगा तो सारा अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट पे आएगा। माजी में भी हमने देखा कि जजेस ने तो बहरहाल खुद भी आर्टिकल 19A तो उस दिन भी कोट कर रहे थे, वो करें कि एक्सेस इंफॉर्मेशन। अब लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि आपका ये बुनियादी हक है कि आप किसी से इत्तेफाक ना करना चाहें तो ना करें। मेरा ख्याल है कि फेयर क्रिटिसिज्म से किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता, ना वो रोकेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो रोकेंगे। उसका अल्टीमेट नुकसान उनको होगा 6-7 महीने बाद। फिलहाल अब लोगों की आवाज़ें बंद भी हो जाएं। हमने देखा साकिब निसार साहब ने भी वही किया, दहशतगर्दी के पर्चे करवाए नून लीग और पीपल्स पार्टी के वर्कर, जो ही रिटायर हुए। तो अब देखें उनके साथ क्या हो रहा है। वो जो साकिब साहब भी जिक्र कर रहे थे अकाउंट्स तक एक्सेस, इफ्तिखार चौधरी साहब के भी ने भी इसी तरह किया। तो ये इसके चिलिंग इफेक्ट हैं। देखें, जो लोग एक कंपेन प्रॉपर हिस्सा है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी है, जो एक किसी सियासी। लेकिन एक बात तो ये भी है कि हर सियासी जमात के खिलाफ जब फैसला है, खासकर नून लीग, PTI या और भी कोई, तो उन्होंने जो है वो कंपेन का अपना जरिया बनाया। उमर अता बंदयाल के खिलाफ भी कंपेन चली, किसने चलाई? क्या कुछ नहीं कहा गया, सासू माँ, ये वो ऐसे तो जाते जाते, बल्कि आपको याद होगा उन्होंने तो यूट्यूबर से मुलाकात भी की थी अपने आखिरी दिनों में। मैं वही कह रहा हूँ कि उनके और इतना कुछ बिल्कुल प्रोपेगेंडा किया गया। मैंने ये मेरा ख्याल है कि ठीक है, कई बहुत गलत हम रेड लाइन भी क्रॉस हुई है, लेकिन देखेंगे क्या ओवरऑल जब ये इस तरह की चीज़ होगी तो जो मीडिया की आवाज़ है
उस पे क्या इफेक्ट होगा। और ये तासुर ना जाना चाहिए कि 13 जनवरी के बाद के आपने मामलात को फोकस करना है, या तो फिर आपने अक्रॉस द बोर्ड आप करें। गुज़िश्ता साल में जिस किस्म की प्रोपेगेंडा कैंपेन, साकिब साहब आपकी तरफ मैं ये बात लेकर आना चाहूंगी, जो हम अभी बात भी कर रहे हैं कि 500 से ज्यादा आपने अकाउंट्स की निशानदेही कर दी है, टारगेट पे कौन नजर आएगा? अब अगर 13 जनवरी के सिनारियो के बाद की सूरत हाल होगी तो वही वो वोटर्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, सहाफी भी इसका निशाना आपके ख्याल में बनते हुए दिखाई देंगे? जी, वो जिस तरह इस मामले को लेके चल रहे हैं, असल में वो खुशनुदी जो है हुकूमत, निगरान हुकूमत पूरी हासिल करना चाहती है। अगरचे जो निगरान हुकूमत है वो 18 दिन की मेहमान है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों जो है वो इतना आगे बढ़ रहे हैं। जो बात है कि जेन्युइन जिन लोगों ने मतलब गालम गलोच करते हैं या किसी की फैमिलीज की तस्वीर अपलोड करते हैं या उन पे कोई इस तरह की कोई मुहिम चलाते हैं, उनका तो बिल्कुल कोई दिफा ना कर सकता है, ना कर रहा है। लेकिन मसला ये होता है कि पिक एंड चूज करती हैं। अब सिंपली अगर देखें कि पिछले 4-5 साल में क्या क्या नहीं हुआ, पिछले साल के बीडीएम की हुकूमत में क्या क्या नहीं हुआ, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, फिर ये अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ जो कैंपेन चली। तो यहाँ पिक एंड चूज हुकूमत जो है वो कहती है कि जो 4 जज हैं वो खैर है, उनकी 5वां जो जज हैं उनके खिलाफ मुहिम नहीं चलनी चाहिए, वो अदलिया के खिलाफ है। इसी तरह बार की आप देखें तो बार काउंसिल वहां भी पिक एंड चूज जी, उन्होंने वहां खामोश रहे, यहाँ पे वो बोल रहे हैं, हालांकि बिल्कुल एक ही लेवल की मुहिम है। इसी तरह जो अच्छा, मैंने ये साकिब से कतई कलामी की माफी, लेकिन मैंने ये गुज़िश्ता दिनों में बार काउंसिल ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, जब जेआईटी बनाने का मुतालबा किया जा रहा था, एक्शन लेने का मुतालबा किया जा रहा था उनकी जानिब से, तो मैंने ये सवाल रेस किया था कि गुज़िश्ता साल फिर बार का हमें मौकफ क्यों नहीं दिखाई दिया, जिस पर हारून रशीद साहब ने एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने ये कहा कि जहां पर हमें जजेस के से मुताल्लिक कोई एतराज होगा तो हम वहां पर वैसी आवाज उठाएंगे जहां पे हमें लगेगा कि जजेस पर एतराज करना बनता है। सो ऐसा लगा कि क्लीन चिट दे दी गई वो तमाम अनासर को जो कि गुज़िश्ता साल प्रोपेगेंडा कैंपेन्स कर रहे थे। जी बिल्कुल वही बात है कि वो पिक एंड चूज की मैं बात कर रहा था कि ये कर रही हैं। और आगे अगर आप चले, अब जो FIA है या दीगर इदारे हैं, वहां पे भी ये पिक एंड चूज हमने माजी में देखा है। अब ये देखना है कि ये जो अभी जो चल रहा है, जेआईटी बनी है, क्या इस जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से ये सारा कुछ हो रहा है, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद जो है वो खामोश है कि ठीक है उनको करने दें, या इस किस्म का जो है वो चीजें ये भी जो है वो बड़ी देखने वाली हैं। FIA जो है वो जब पीका के लॉज आए थे तो तब FIA वो बने तो किसी और के लिए थे, लेकिन ये FIA ने वो सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल किए, जो बोलते थे, जो तनकीद करते थे, डाइसेंट करते थे, उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए, हमने देखा। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट केस जो है वो जेरे साया अगर ऐसा हुआ तो मेरा ख्याल है एक बहुत एक बैड एग्जांपल जो है वो सेट होगी। हसनात साहब, फाइनल कमेंट, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के बगैर ये कुछ हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर मींस वैसे तो होता है कि सुप्रीम कोर्ट मींस चीफ जस्टिस एंड ऑल जजेस। जस्टिस अतर में लगा कि स्पीच आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, उन्होंने तो वाज़े तौर पे डिसअप्रूवल है उन्होंने जो ये GIT बनी है, लेकिन जो डिफेक्टो सुप्रीम कोर्ट चलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चलाता है। अब देखना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बार, हुकूमत एक पेज पे है इस मामले में या नहीं। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उस दिन भी उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई वो जो 3 महीने की कारकर्दगी, लेकिन वो इस हवाले से उन्होंने खामोश रहे कि कोई जो चीज़ है तो बताया रहे ये कि 16 दिसंबर तक की थी ना क्वार्टरली रिपोर्ट जी। तो वो जो खामोशी है वो देखें उसके बड़े चिलिंग इफेक्ट हैं। जब वकील जो है वो कह रहे हैं कार्रवाई हो, जज भी खामोश हो, तो इंसाफ कौन देगा फिर क्रिटिसिज्म पे? और जो मैं वही बता रहा हूँ कि कंपेन जिन्होंने करनी है वो फिर भी बच जाएंगे, उन्होंने उनकी मैं वही बता रहा हूँ। और ये ऐसा बताया लग रहा है कि जेन्युइन जो क्रिटिसिज्म है 13 जनवरी के फैसले पे उसको रोका जा रहा है, वो नहीं रोक सकता। वो फैसले में बहुत बड़े फ्लाज हैं और वो जस्टिस काजी फैसा के लिए भी बेहतर नहीं है कि वो इस तरह की, वो उनका एक अच्छा टेनोर जा रहा था और उस फैसले की वजह से उस पर बड़े जो है वो सवालात उठे। तो जो है वो सवाल उठा रहे हैं, तो इस वजह से बज़ाहिर ये लग रहा है कि ताकि रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट पे ये तसर ना आए और कम से कम 10 महीने ऐसे ही चला दिए जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जब फेयर क्रिटिसिज्म आता है तो जजेस भी देखते हैं, रिव्यू कर सकते हैं अपने मामलात को, ताकि ये सप्रेस कर दिया जाए, बात ही ना पहुंचे सुप्रीम कोर्ट तक। और माजी में भी इसी तरह होता रहा, लेकिन जजेस को खुद देखना चाहिए
कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है और हिस्ट्री क्या जज करेगी, ये असल चीज़ है। अभी तो पनामा में जब हम याद है हमें पनामा चल रहा था तो जजेस ने उस वक्त भी लोगों ने यही कहा था कि जी इन्होंने तो अपने जवाब नहीं दिए, रसीदें नहीं दी, लेकिन हिस्ट्री ने कैसे जज किया। तो अब हिस्ट्री कैसे जज करेगी इस केस को जिसमें एक पार्टी के आपने जो है वो सिंबल ले लिया, इंटर पार्टी इलेक्शन कहा, उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ और लीगल रिक्वायरमेंट की बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से कैसे आप डिप्राइव कर सकते हैं। और आपने जिस तरह से याद होगा आपको कि जो जस्टिस अतर मिल्ला साहब के जो रिमार्क्स थे और जो उनकी स्टेटमेंट थी कि जो अच्छा बुरा कौन होगा वो तयन जो है जजेस के फैसले करते हैं। सो इसी के साथ ही हमें प्रोग्राम रैप अप भी करना है। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक से बशीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगेन रेगुलेशंस बुरी नहीं है, उस पर एतराज नहीं होता, जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगेन एक बैलेंस स्ट्राइक जरूर करना चाहिए बिटवीन द पब्लिक्स राइट टू इंफॉर्मेशन और साथ साथ जो इंटेग्रिटी है लीगल सिस्टम की उस हवाले से उसको मेंटेन करने के हवाले से उसमें एक बैलेंस जरूर होना चाहिए। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि आप किसी को निशाना बनाते हुए रेगुलेशन जो है वो मुतारिफ कराना चाह रहे हैं या नई रेगुलेशंस लेकर आना चाह रहे हैं, या आप जो तनकीद है उसको दबाने के लिए, क्योंकि तनकीद दब नहीं सकती, सच जो है वो आखिर में प्रिवेल करता है। अगर प्रोपेगेंडा आखिर में प्रोपेगेंडा ही होता है, डाई डाउन कर जाता है, झूठ झूठ होता है, लेकिन सच ही की जीत होती है। और इस लीगल प्रोसेस पर अवाम की जो एतमाद है उसको फरोग देने के लिए कदगने मेरे ख्याल से कभी भी सोल्यूशन नहीं होती इस चीज़ की। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।